आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 5 दोस्त ऋत्विक, अमित, जावेद, ऋषभ और एश्टन इगतपुरी के पहाड़ों में एक छोटी सी बस्ती के नज़दीक कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। बगल में एक छोटी सी नदी है जिसकी कलकल आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है। जहां वो कैंपिंग कर रहे हैं उसी के 5 मिनट बगल में एक छोटी सी बस्ती है जहां छोटे बड़े मकान और झुग्गी झोपड़ियां भी है। कुछ 10 मिनट चलते ही उन्हें नेशनल हाईवे भी लगता है। उन सब ने कैंपिंग के लिए ऐसी जगह चुनी जो हर तरीके से और सलीके से उनके लिए ठीक हो, जहां किसी चीज़ का कोई डर ना ही कोई कमी हो। 3 पहाड़ों के बीच में छोटा सा जंगल, बगल में बहती हुई नदी, ये परफेक्ट जगह थी जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपना बैग वहीं नीचे रखा। सबसे पहले आसपास में जितनी भी टूटी सूखी लकड़ियां पड़ी थीं उन्हें बटोरा और एक बॉन फायर बनाया। शाम को निकले थे, अब रात हो चुकी थी। सबने बॉन फायर को जला दिया। अपने साथ में मैगी और कॉफ़ी लेकर आए थे, सो वो मैगी और कॉफ़ी बनाए और गर्म करके कॉफ़ी भी पी गए। अब रात के करीबन 9 से 10 बज चुके थे। सब मुंबई के रहने वाले बच्चे थे। इतनी जल्दी तो नींद आने वाली नहीं थी। माहौल भी सुर्ख था। छोटे कटीले की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी जो थोड़ा डरावनी बनकर आ रही थी। पर वहीं दूसरी ओर 5 मिनट पर जो बस्ती थी उनमें से आने वाली रोशनी मन को सांत्वना दे रही थी कि हम लोग नज़दीक ही हैं, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं। कुछ देर कॉलेज की बातें, फिर अपनी यारी दोस्ती की बातें। कुछ मजाक मस्ती ख़त्म होने के बाद सबने तय किया कि अगर किसी को कोई भूतिया स्टोरी मालूम हो तो एक एक करके सुनाते हैं। ऋत्विक और एश्टन दोनों अमित की बातों पर सहमत थे, पर जावेद और ऋषभ पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमें बहुत सारी मूवी देखी है हमने। कहानी यहाँ शुरू होती है और एंडिंग हम सबका हो जाता है। इस पर ऋत्विक ने कहा, अरे वो मूवीज़ होती हैं यार, हम सच्चाई में जी रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ वो बस्ती कितनी पास में है। अगर कोई डर होगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। देखो यहाँ तो कुछ लोग भी आते जाते हुए दिख रहे हैं और 10 मिनट में ही तो हाईवे है। कुछ डर हुआ तो वहाँ चले जाएंगे। वैसे भी हमारे पास अपनी अपनी बाइक है, हम थोड़ी किसी सुनसान जंगल में है। इतना सुनने के बाद जावेद और ऋषभ भी तैयार हो गए। डर तो सब रहे थे, बस सबने अपनी अपनी कहानियां शुरू कर दी। सबसे आखिरी कहानी अमित की थी। वो अपनी कहानी सुनाते ही वाला था कि वहां एक शख्स आ गया, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा था। जोर जोर से आवाज दे रहा था और नजदीक आने पर हमें भी सुनाई दिया, रिजवाना, रिजवाना बेटी कहाँ हो तुम? बहुत रात हो गई है, चलो घर वापस चलो। इस पर जावेद उस आदमी को आवाज देते हुए बोला, चाचा जान, किसे ढूंढ रहे हैं आप? वो शख्स उनके पास आया और बोला, अरे मैं अपनी बेटी रिजवाना को ढूंढ रहा हूँ। शाम को यहीं कहीं खेलने के लिए आई थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। इस पर एश्टन ने कहा, हम यहाँ करीब 7 बजे से हैं, इस तरफ तो कोई भी नहीं आया चाचा। अगर कोई आता तो हम उसे देख लेते हैं। फिर चाचा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग मज़े करो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लेता हूँ। और हाँ, अगर कुछ लगे तो यहीं बस्ती में मेरी दुकान है, किसी से भी पूछ लेना अहमद चाचा की दुकान कहाँ है, कोई भी छोड़ जाएगा। कुछ भी चाहिए तो आ जाना। हाँ चाचा ठीक है, जावेद ने कहा। अहमद चाचा अपनी बेटी को ढूंढते हुए जंगल के अंदर की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई।
अब इन 5 दोस्तों को भी बहुत नींद आ रही थी, सो इन्होंने अपना अपना ऑटोमेटिक टेंट निकाला और उसके अंदर सो गए। सुबह हुई, सबकी पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। नदी तो बगल में ही थी, पर सोचा क्यों ना बस्ती से पानी लाया जाए। वैसे भी अहमद चाचा को उनकी बेटी मिली या नहीं, ये भी तो जानना चाहिए हमें। बेचारे कल रात को बहुत परेशान थे। इसी विचार से सबने अपने अपने बैग को उठाया और बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो बस्ती के नज़दीक आ रहे थे, रात को चमकने वाली बस्ती सुबह अब उन्हें एकदम बदसूरत खंडहर दिख रही थी, जैसे वहाँ कोई घर ही ना हो। पूरी बस्ती ढूंढते ढूंढते थक गए, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई आदमी मिला। वापस जब निराश होकर आए, तब रास्ते में एक साइकिल सवार मिला। उन्होंने उनसे पूछा, हमने यहाँ रात को बस्ती में बहुत सारे लोग देखे थे, लाइटें जल रही थी, लोग आ जा रहे थे, अभी सब कहाँ चले गए? उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने चप्पल में से कुछ अटका हुआ निकाल रहा हो या अपनी चप्पल को साफ कर रहा है। और फिर इतना करके वो आगे बढ़ गया। कुछ ना मिलने पर उन लोगों ने भी अपनी अपनी बाइकें उठाई और अपने अपने घर चल दिए। सब 5 दोस्तों का घर एक दूसरे के आस पड़ोस में ही था। सब अपने अपने घर पहुंचते हैं। सबके घर पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। सबने एक दूसरे को फोन करते हुए कहा, भाई तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? घर पहुंचने से पहले ही सबने कहा, नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सभी अपने अपने घरों में दौड़कर जाकर देखते हैं तो उनके खुद के फोटो के सामने हार लगा हुआ था और उनके परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। इन 5 को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, जबकि हम इनके सामने खड़े हैं। तभी थोड़ी देर में बाहर की दुकान पर एक न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें दिखा रहे होते हैं इगतपुरी के जंगलों में 5 नवयुवकों की लाश मिली है। उनकी मौत हार्ट अटैक की होने की वजह से हुई है। उसके बगल में ही 5 बाइक और 5 बैग का कुछ सामान मिला है। आसपास के दूसरे गांव के लोग उस गांव को श्रापित कहते हैं और कहते हैं कि उस गांव के जंगल के नज़दीक रात में जो भी जाता है या फिर उस बस्ती के नज़दीक जो भी जाता है, वो गांव वाले उन्हें कभी नहीं छोड़ते। और अगर कोई इंसान उस बस्ती की रोशनी या उस बस्ती में रहने वाले किसी भी इंसान को देख ले तो उसकी आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो जाती है। अब ये अफवाह थी या सच्चाई, ये तो नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी विनोद की है। विनोद जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है। उसका ये काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। इस काम से वो काफी अच्छा खासा कमा भी रहा था। एक बार की बात है, विनोद अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम में ही लगा हुआ था कि तभी उसके टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बज उठा। विनोद ने तुरंत फोन का रिसीवर उठाया तो सामने से आवाज आई, जी मैं नीलकमल बोल रहा हूँ दीमड़ गांव से। दीमड़ गांव में मेरी एक बहुत पुरानी हवेली है 9,500 स्क्वायर फीट में। क्या आप उसे बिकवा सकते हैं? आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। इस पर विनोद बोला, ठीक है, पर मुझे एक बार देखना पड़ेगा आपकी हवेली को। कब आऊं हवेली देखने? इस पर उधर से नीलकमल जी ने कहा, कल आ जाइए, मैं तो सारा दिन वहीं रहता हूं। जिसके बाद विनोद ने नीलकमल जी से गांव का पूरा एड्रेस और फोन नंबर ले लिया। विनोद काफी खुश था क्योंकि अगर उसने ये डील करवा दी तो उसे बहुत फायदा हो जाएगा। खैर,
विनोद कल उस गांव के लिए निकलने की तैयारी में लग गया। अगली सुबह ठीक 11 बजे तक विनोद अपनी कार से उस गांव के लिए रवाना हो गया। दरअसल विनोद इतनी जल्दी इसलिए निकला था क्योंकि नीलकमल जी के मुताबिक विनोद के यहाँ से वो दीमड़ गांव लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि विनोद अगर चाहता तो ट्रेन से भी आराम से जा सकता था, मगर ऐसे अनजान जगहों पर जहां वो पहली बार जा रहा हो, उसे अपनी कार से जाना ही ज्यादा बेहतर लगता था। अब लगभग सूरज ढलने को हो गया था। विनोद अपनी मंजिल के बेहद करीब था, पर वो रास्ता भटक चुका था। वो पिछले 1.5 घंटों से एक ऐसे रास्ते पर भटक रहा था जहां अभी तक उसे कोई आदमी तो दूर परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना नीलकमल जी को ही एक दफा फोन कर लिया जाए। अभी विनोद के जहन में ये आइडिया आया ही था कि तभी सामने रास्ते पर उसे 2 लोग नजर आए। शायद वो लोग जंगल से लकड़ी काटकर वापस लौट रहे थे। लिहाजा विनोद ने अपनी कार को ठीक उन लोगों के पास रोका और उनसे पूछा, भाई साहब, ये दीमड़ गांव कहाँ है? आप जरा बता सकते हैं क्या? विनोद की बात सुनकर पहले कुछ देर तक तो वो लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। फिर उन्होंने विनोद से जो कहा, विनोद वो सुनने के लिए शायद तैयार नहीं था। माफ करिएगा साहब, दीमड़ गांव ऐसा नाम का तो हमने कभी कोई गांव सुना ही नहीं इधर। विनोद के चेहरे का तो रंग ही बदल गया। उसे लग रहा था कि शायद वो किसी गलत रास्ते पर आ गया है। खैर, वो दोनों आदमी वहां से अब जा चुके थे। लिहाजा विनोद ने अपने जेब से मोबाइल फोन निकाला और नीलकमल जी को फोन मिलाया। थोड़ी देर फोन की रिंग बजी। फिर नीलकमल जी ने फोन उठाते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो, उसी रास्ते पर चलते रहो और कोई जरूरत नहीं है बेवकूफों से गांव का पता पूछने की। इतना कहकर नीलकमल जी ने फोन रख दिया। विनोद की हैरानगी की कोई सीमा ना रही। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नीलकमल जी को पता कैसे चल गया कि विनोद ने उनसे पता पूछने के लिए फोन किया है? और उन्हें ये कैसे पता चल गया कि विनोद ने थोड़ी देर पहले 2 लोगों से एड्रेस पूछा है? खैर, विनोद इस सवाल को मन में लिए नीलकमल जी के बताए मुताबिक रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से अंधेरा पसर चुका था। शाम हो चुकी थी। चांद जमीन और आसमान दोनों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। विनोद को गाड़ी चलाते हुए अब काफी समय गुजर चुका था, मगर अभी तक ना तो दीमड़ गांव आया था और ना ही कोई और गांव। मन ही मन विनोद को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर कहते हैं ना, पैसों का लालच आदमी से कुछ भी करवाता है। विनोद भी उसी लालच तले दबा हुआ था। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। अभी वो गाड़ी चला ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उसे एक पीले रंग का टूटा फूटा बोर्ड नजर आया, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, दीमड़ गांव 2 किलोमीटर। विनोद की जान में जान आई। पर एक बात ये भी अजीब थी कि जब गांव इसी तरफ था तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि इधर दीमड़ नाम का कोई गांव ही नहीं है। विनोद को उन आदमियों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि अगर वो उन लोगों की बात मानकर इस रास्ते से वापस चला जाता तो क्या होता। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर तक गाड़ी चलाते रहने के बाद विनोद को रास्ते के किनारे 2-4 घर नजर आने लगे। उन घरों को देखकर विनोद को समझ आ गया कि वो दीमड़ गांव में दाखिल हो चुका है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे
3-4 और घर नजर आए। लिहाजा विनोद ने अपनी गाड़ी को रास्ते के एक किनारे पर रोका और मोबाइल निकालकर नीलकमल जी को फोन लगाने लगा। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस नंबर पर फोन करके उसने अभी थोड़ी देर पहले नीलकमल जी से बात की थी, वो नंबर अब ऐसा बता रहा था कि सही नहीं है। विनोद को काफी अजीब लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने इसी नंबर पर नीलकमल जी से बात की थी, फिर इतनी जल्दी नंबर गलत कैसे हो सकता है। विनोद को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने सोचा नीलकमल जी फोन नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ के घरों से पूछ लेता हूँ कि उनका घर कहाँ है। लिहाजा विनोद रास्ते के किनारे उन घरों की तरफ जाने लगा। उनमें से एक घर के दरवाजे के पास जाकर विनोद ने घर का दरवाजा पीटा। थोड़ी देर दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला, जिस पर विनोद ने उनसे कहा, काका ये नीलकमल जी कहाँ रहते हैं, आपको पता है क्या? विनोद की बात पर वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसे घूर घूर कर देखता रहा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि कहीं ये आदमी पागल वागल तो नहीं है, ऐसे अजीब तरीके से कौन घूरता है। विनोद ने फिर एक मर्तबा उस आदमी से पूछा, चाचा नीलकमल जी का घर जानते हैं आप? मगर तब भी वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला। विनोद को पूरा यकीन हो गया कि जरूर ये बुजुर्ग आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ऐसी हरकत कौन करता है। लिहाजा विनोद उस बुजुर्ग आदमी के घर के दरवाजे से हटकर दूसरे घरों की तरफ जाने लगा। मगर विनोद जैसे ही उसके दरवाजे से हटा कि तभी वो बुजुर्ग आदमी भी विनोद के साथ ही साथ अपने घर से बाहर निकल आया और विनोद के पीछे पीछे जाने लगा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि भला ये आदमी उसका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर विनोद ने उस बुजुर्ग आदमी को टोका भी, मगर फिर से ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसने विनोद का पीछा करना बंद किया। खैर परेशान विनोद दूसरे घर के दरवाजे पर गया और दरवाजा पीटने लगा। तो 2-3 बार दरवाजा पीटने पर इस बार एक औरत ने दरवाजा खोला। विनोद ने उस औरत से पूछा, आप नीलकमल जी को जानती हैं क्या? यहाँ उनकी कोई हवेली है? इस पर कुछ देर तक तो वो औरत भी विनोद को घूरती रही, मगर फिर वो बोली, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर विनोद के होश उड़ गए कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों बोल रही है। कहीं ये भी उस बुजुर्ग आदमी की तरह पागल तो नहीं है। विनोद अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, नीलकमल जी को मरे आज 5 साल हो चुके हैं। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी हवेली को बेचकर मरे, मगर ये हो ना सका। तब से लेकर इन 5 सालों में गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। नीलकमल जी की आत्मा ऐसे ही दलालों को फोन कर करके अपनी हवेली में बुलाती है, और जो एक बार उनकी हवेली में चला जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये सब सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर किसी की आत्मा फोन पर बात कैसे कर सकती है। इसी सवाल को विनोद ने उस औरत से पूछा, तो उस औरत का जवाब सुनकर फिर एक बार उसका पूरा दिमाग घूम गया। आप भी तो अभी एक आत्मा से ही बात कर रहे हैं। इतना कहकर उस औरत ने अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया, तो विनोद ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। विनोद को पूरा मामला समझ आ गया। तभी वो जब पीछे पलटा और बुजुर्ग आदमी के पैरों को देखा तो उसके भी पैर उल्टे थे, जिसके बाद विनोद ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे अपनी कार में बैठा
और कार घुमाकर वहां से निकल गया। मगर वो सब था क्या, ये आज तक विनोद को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।